अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत तफसील से बात की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग के बाद की जो सिचुएशन डेवलप हुई उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद, उससे पहले बल्कि एक इजलास भी हुआ था हाई पावर, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया। वहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात की गई, किस तरीके से डील करना है सारी सूरत हाल के साथ, उस पर बहुत अहम फैसले किए गए। और इसका एलामिया रात कुछ देर से आया। एलामिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत वाज़ेह तौर पर यह फैसला किया गया है कि कोई भी ऐसे अनासर या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स सोसाइटी के अंदर जो कि इंतशार फैला रहे हैं, जो कि इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत वाज़ेह अल्फाज में उसके अंदर यह भी कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो इदारों के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हैं, बयानात दिए हैं, जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी की है प्राइम मिनिस्टर पर, इंटीरियर मिनिस्टर पर, इदारों पर, उन सब को लेकर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून को हरकत में लाया जाएगा। तो कुछ इस पर बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। इमरान खान साहब ने पहले भी बात की मीडिया से, आज भी उन्होंने दोबारा मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च वजीराबाद से ही उसका दोबारा से आगाज होगा मंगल के रोज, लेकिन वो खुद उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि जो शुरका होंगे उस प्रोटेस्ट के, लॉन्ग मार्च के, उनसे वो वाया वीडियो लिंक रोज खिताब करेंगे टिल द टाइम कि जो उनका लॉन्ग मार्च है वो रावलपिंडी की हदूद में एंटर हो। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बेहतर भी फील कर रहे होंगे तो वो ज्वाइन खुद करेंगे, इसलिए जब मार्च जो है वो पिंडी पहुंच जाएगा। और उनका मार्च पिंडी कम से कम 10-12 रोज लगेंगे पहुंचने में, ये भी उन्होंने साथ ही साथ वजाहत कर दी। तो इस पर भी बात करेंगे। मैं मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से ये सवाल पूछ के बहुत अपने सहाफती करियर में मैंने जो है वो लॉन्ग मार्चेस और प्रोटेस्ट कवर किए और देखी हैं। ये पहला लॉन्ग मार्च है जो कि लाहौर से चला है लेकिन इस्लामाबाद आके नहीं दे रहा, तो उसके पीछे क्या हिकमत अमली है, कुछ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जहां पर बहुत सारी बातें इमरान खान साहब की जानिब से सामने आई, बहुत सारी मुतनाज़ा बातें उनके सामने जानिब से सामने आई, वहीं पर एक जो रविश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहाफती कम्युनिटी को टारगेट करने की, हिट करने की, उससे भी हमने देखा कि वो फिर पीछे नहीं हटे और उन्होंने उस रवायत को भी कायम रखा। कोई भी ऐसा गिरोह जो कि मीडिया पर कहीं ना किसी कैपेसिटी में कहीं पर अपेयर होता हो और उनकी हिमायत में बात करता हो तो वो हक और सच पर खड़ा है। और कोई भी अगर उन पर तनकीद करे या उनकी पसंद के खिलाफ कोई बात करे तो उसको वो ये कहते हैं कि जो सहाफ़ी किसी और पार्टी से मुंसलिक हैं, सियासी पार्टी से मुंसलिक है। तो पहले तो मैं बहुत पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करना चाहती हूँ कि किसी भी सहाफ़ी को ये कहना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है जस्ट बिकॉज वो आपसे एग्री नहीं करता या आप पर तनकीद करता है, मेरा ख्याल है इस तरीके को, इस रविश को खत्म होना चाहिए। और जो कुछ सहाफ़ियों का और बहुत सीनियर सहाफ़ियों का नाम लिया इमरान खान साहब ने, उनमें से एक जो है वो इस वक्त मेरे साथ पैनल पर भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ करवाते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जरूर मेंशन कर दूं कि हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त शर्म अल शेख में मौजूद हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, उसका हिस्सा है। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ उस पर भी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम बहुत ज़्यादा रिसीविंग एंड पर रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर मामलात हैं उसको लेकर हमने बहुत नुकसानात उठाए हैं। तो ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज है वो किस तरीके से हेल्पफुल होती हैं, इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खेलदास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लाइक आई सेड कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं सोलंकी साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। एंड मेरा ख्याल है कि हम सब थक चुके हैं इस चीज़ से कि कोई भी बात होती है उसमें सहाफ़ियों को, सहाफ़ती कम्युनिटी को जिस तरीके से दिल करता है वो हिट करता है, तनकीद करता है। और अगर आप खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने आपका नाम भी लिया, आप पर तनकीद की कि 6:02 पर मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्वीट किया। तो मैं प्रोग्राम से पहले भी ऑन अ लाइटर नोट आपको कह रही थी, अब आप बता दें कि आपने क्यों 6:02 पर ट्वीट किया सर। अगली बार खान साहब की खुशी के लिए मैं 6:02 की बजाय 6:04 और 25 सेकंड पे कर लूंगा अगर उससे उनकी तशफ़ी होती है। लेकिन जो उन्होंने ये जिस तरीके से नाम लिए, देखे जो सहाफ़ी हैं उनका किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं होता और उनका काम है कि जो चीज़ उनको जैसी नज़र आए वो वैसे बयान करें। बिल्कुल, वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैंने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है, पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पे तनकीद की है, नून लीग पर तनकीद की है, इमरान खान पर ज़्यादा की है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरी आज़ादियों के ख़िलाफ़ हैं। तो उनको ज़ाहिर तकलीफ़ होती है, लेकिन वो जो उनकी नाम लेने की जो कोशिश है ये बुनियादी तौर पर लोगों को डराने और धमकाने वाली बात है।
जब ट्रंप से पूछा गया कि जी आप सारी मीडिया को फेक मीडिया और इस तरह से क्यों कहते हैं, तो उसने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं ताकि मैं उनकी साख को खराब करूं, ताकि वो जब सच भी बोले तो लोग उस पर एतबार ना करें। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। ट्रंप हो, बोल्सोनारो हो और मौसूफ हो, ये एक कबीला है। तो जाहिर है उनका काम है, उनकी सियासत ही इस तरह की है, फिस्ताई किस्म की, तो उनसे और क्या तवक्को रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं उनकी सियासत ही ऐसी है, उनसे और क्या हम तवक्को रख सकते हैं। कोहिस्तानी साहब, सर आप लोग की हुकूमत है, आप लोगों की जमात की इस वक्त, और जैसे मैंने अभी इब्तदाई में कहा कि एक फैसला किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। जो स्टेटमेंट्स आई हैं इमरान खान साहब की जानिब से, जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी हुई है, उस पर थोड़ा सा सर इस पर बात करना चाहती हूँ मैं कि किस किस्म की कार्रवाई हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की इस वक्त ये राय है कि आप लोगों के साथ जिस तरीके से डील किया जाता रहा, आप लोग बहुत ढील दे रहे हैं। कल भी एक पहले खबर आई कि पेमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन हुआ है कि उनकी तकारीर को बंद किया जाएगा, फिर खबर आई कि हुकूमत की जानिब से वो बैन जो है उसको लिफ्ट कर दिया गया, यानी वो फिर आजाद है, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें सुनना पड़ेगा। तो कार्रवाई की खबर जरूर आती है, लेकिन कार्रवाई अभी तक ऐसा लगता है कि आप लोग कर नहीं पा रहे। बड़ी मेहरबानी, आपने एक मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया है। देखें, बात है कि हमारी जो पार्टी है, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम इज़हार आज़ादी पे यकीन रखते हैं। जिन शख्सियात का नाम, जो हमारे एंकर है, जो इमरान खान साहब ने नाम लिया, मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस वक्त मौजूद है आपके सेट पे, इनको आपको पता होगा कि ये जिस सारे लोग हैं जो सिविल बालादस्ती की जदोजहद में इन्होंने अपनी ज़िंदगियां दी है, इन्होंने एक अपना वक्त दिया है, अपने कलम से, अपने मौक़िफ़ से वो अब उस काज के साथ खड़े हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। तो पौने 4 साल में उनकी आवाज़ इसने बंद रखी इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत दौर में। ना पीटीवी तो क्या, प्राइवेट चैनल पे भी उनका आना बंद कर दिया, उनके आर्टिकल होने बंद हो गए। तो हम ज़ाहिर है हम वो सिलसिला दोबारा हम नहीं करना चाहते कि किसी के इज़हार राय की आज़ादी ना हो। मगर जो इमरान खान साहब अगर कोई हुकूमत पे तनकीद करते हैं, किसी हुकूमती पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, बिल्कुल वो एक पार्टी के सरबराह, उनको हक़ है बात करें, हम उनका आवाज़ दबाना नहीं चाहते। मगर जब बात होती है मुल्क के वक़ार की, मुल्क की सलामती की, मुल्क के इदारों की, जिस तरह उसकी गुफ्तगू है जो गैर मुनासिब गुफ्तगू है, आप देखें ना, जो सबसे बड़ा शादमाना या जो सबसे बड़ा जश्न हो रहा है इस वक्त, वो इंडिया में हो रहा है। वो इमरान खान की तकरीरों का, उनके अल्फाज से जो इंडिया में जश्न है, जो खुशी की लहर है, वो जो झूम रहे हैं वहाँ के एंकर, जो मीडिया, पूरा वहाँ की जो आर्मी है, उनमें आप देखें किस तरह वो पाकिस्तान के जो एक सियासतदान है अगर बात करता है उसका उनको फ़ायदा है। मोदी को ये जुर्रत नहीं है कि इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बोले। हमारे DG ISI के ख़िलाफ़ कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना किसी दुश्मन मुल्क ने इस तरह बात की हो, उसको हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह बात करे। मगर इमरान खान जब वो बात करता है तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मनोमन जो भी आइन और कानून के तहत अगर कोई पाकिस्तान के कानून या पाकिस्तान के आइन या पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जाएगा, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होगी। और वो जो टीवी पे पेमरा का मामला अलग है, ये एक अलग है। मैं समझता हूँ अगर टीवी पे भी अब ऐसी गुफ्तगू नहीं आनी चाहिए जो इदारों के या इस तरह के जो मुल्क दुश्मनी पे मबनी हो, हम समझते हैं वो नहीं आनी चाहिए। जो उसका पॉइंट व्यू है, पार्टी सियासी अमल है, वो करते रहे, हमेशा करते रहे, हमने कभी नहीं रोका है, ना हम रोकेंगे। हम आप देखें नवाज शरीफ साहब के पौने 4 साल वो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म थे, एक पार्टी के सरबराह थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद थी, मरियम नवाज साहबा की बंद थी, इसाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टॉक शो सारे बंद किए हुए थे। सर कल भी बंद हुई थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों ने खोल दी दोबारा। मैंने सवाल ही ये किया है, मैंने तो यही सवाल किया है कि अभी कल ही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद की, पेमरा ने, हुकूमत ने खुलवा दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगरचे हम जो इमरान खान का हुकूमत पे या पॉलिसीज़ पे नुक्ते नज़र है, सियासी नुक्ते नज़र, उस पर अगर बैन होगा
तो मैं समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो उन्होंने ज्यादती की है या हमारे लीडरशिप के खिलाफ, हाँ उसका जो गैर मुनासिब गुफ्तगू है वो बंद होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी वो मीडिया को भी केयर करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से मीडिया का भी कुछ हिस्सा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया आप देखें वो रोक नहीं सकते। तो ये जो फितना फसाद है ये अब वो दौर नहीं है कि फिर वहां जाता है और वहां से बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल सर, इजाजत दीजिएगा मैं जरा इफ्तिखार साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से हमने जब भी इस सूरत हाल पर बात की है हमेशा एक ओपिनियन यही रहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ लाइंस हैं जो ड्रॉ करनी चाहिए, कुछ लाइंस को क्रॉस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अभी जो कुछ डिसीजन सामने आए हैं, कल जो एक एलामिया आया है उसमें यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ और FIA को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और इस इन्वेस्टिगेशन का, इस कार्रवाई का या जो भी आगे इसके ऊपर अमल होना है उसका हिस्सा बनाया जाएगा। खान साहब इस तरह की किसी इंक्वायरी को मानेंगे? वो इस तरह की किसी भी चीज के साथ कंप्लाई करेंगे, अग्री करेंगे? क्योंकि पहले भी FIA उनको बुला बुला के थक गया, उनकी पार्टी के लोगों को बुला बुला के थक गया। वो तो हर चीज को हम देख रहे हैं कि रोनते चले जा रहे हैं। तो कार्रवाई किस किस्म की हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए? देखिए, खान साहब का जहाँ तक मसला है कि उनका तो पहले दिन से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इंतशार फैलाने की है और इदारों के खिलाफ बगैर सबूत के जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं पिछले 6 माह से, तो कल बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अगर उनके पास सबूत नहीं है और सिर्फ वो इदारों को बदनाम करने के लिए और अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए अवाम के अंदर पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस किस्म की वो करेंगे हरकतें, तो फिर एक्शन उनके खिलाफ होगा। तो हम तो ये कहते हैं कि उन्हें पूरी आज़ादी है कि वो अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो बिल्कुल अपना सबूत लेकर आए। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भी कहा है कि वो एक कमीशन कायम करें जिसमें तमाम हमारे मौजूद जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के हों और वो इस चीज़ को देखें। और अगर उसमें खान साहब के पास सबूत है तो वो लेकर जाएं और उसमें वो अपना साबित करें, बजाय इदारों को बदनाम करने के और वो बातें करें जो इस वक्त हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं वो उसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद वो मकासद हासिल नहीं कर सके जो खान साहब ने इन 4-5 माह में उनके लिए आसानी पैदा कर दी है उन ममालिक के लिए। तो आप ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कमीशन वाली बात है वो ठीक है, लेकिन अगेन फैसला उनकी मर्जी का अगर नहीं आएगा जो उनको सूट करता होगा, सवाल मैं ये करी हूँ तो क्या वो इत्तेफाक करेंगे? मैं जो अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से ये जो सूरत हाल इस वक्त केओस दिखाई दे रहा है मुल्क में वो खत्म हो सकता है। देखिए, खान साहब तो अपनी जात के अलावा कुछ नहीं देखते ना। उन्होंने तो अगर आप पहले देख लें, अगर 1 पेज पर थे तो सब ठीक था, न्यूट्रल्स भी पसंद थे, सब पसंद थे। जो ही उन्होंने कहा कि हम एपोलिटिकल होने लगे हैं तो उन्हें गालियां। अगर जुडिशरी वो करती है तो उन्हें फिर, अगर इलेक्शन कमीशन जो उनका अपना नामजद करता था या तारीफें करते थे, जब उन्होंने इसके फॉरेन फंडिंग पे उन्होंने फैसला देने का किया तो उन्हें गालियां। और इसी तरीके से वो तमाम वो लोग जो उन्हें बुरे लगते हैं या उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप सहाफियों को देख लें, 1 मिनट में तारीफ का, दूसरे लम्हे उन्हें लिफाफा कह रहे होते हैं जो उनकी तारीफ ना करें। इसी तरह अगर पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हों तो उन्हें वो गद्दारी के सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। अगर कोई खवातीन बात करें तो उन्हें बदकिरदार का खिताब देना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिशियंस को चोर और डाकू कहना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर मतलब हो तो फिर उन्हीं के साथ मिल जाते हैं, उन्हें CM शिप भी देते हैं, उन्हें फिर वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाते हैं सारा, जब उन्हें चपड़ासी का ताना देते हैं कि नहीं रखूंगा। तो खान साहब का अपना कोई माइंड नहीं, मैं समझता हूँ कि एक कंफ्यूज किस्म की उनकी पॉलिटिक्स है पहले दिन से ही। अच्छा, पॉलिटिक्स तो कंफ्यूज्ड है ही, लेकिन ये जो कुछ ये एक इंसिडेंट हुआ है वजीराबाद में, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कंफ्यूजन जो है वो हम देख रहे हैं कि फैलाई जा रही है। सोलंकी साहब, आपसे मुझे बात करने का मौका नहीं मिला इस इंसिडेंट के बाद। सर, क्या हुआ है आपके ख्याल में? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त तो हम सबने इस चीज की मजम्मत की, सबने कहा कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद से जो कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, कभी कोई रिपोर्ट आ रही है, कभी गोलियों के नंबर के ऊपर तनाजा हम देख रहे हैं, कभी कितनी इंजरी है, कितने जख्मी हुए हैं उसके ऊपर एक कंफ्यूजन हम देख रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये सारा कुछ मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्ट के तहत किया गया है जो आज उन्होंने गुफ्तगू किया। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए जी, हमने पहले भी उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया था।
हम आज भी उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था और उससे पाकिस्तान की सियासत को फ़ायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा तो सबसे पहले हम कहेंगे कि नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। खान साहब पाकिस्तान के 70% इलाकों पर हुकूमत करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। 65% आबादी का सूबा उन पर उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा पर उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर पर और गिलगित बल्तिस्तान पर उनकी हुकूमत है। और इन तमाम इकाइयों की जो सिक्योरिटी उनके पास मौजूद है। साथ ही अब तक जितने भी मुल्क में साबिक वज़राए आज़म हैं, आप नाम लेना शुरू करें, चौधरी शुजात से लेके यूसुफ रज़ा गिलानी, उनसे लेके राजा परवेज़ अशरफ, उनसे लेके शाहिद खाकान, किसी को भी वफाकी हुकूमत की तरफ से इतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई जो कि इमरान खान को दी गई है। उसके बावजूद ये जो वाक़या हुआ, ये बहुत सिर्फ अफसोसनाक नहीं है, बल्कि खुद पीटीआई के लिए और उसकी हुकूमतों के लिए शर्मनाक होना चाहिए कि किस तरीके से एक शूटर इतना करीब आया और फिर जिस तरीके की गोलियां चली हैं वो उनकी ट्रक को फाड़ के निकल गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो बुलेट प्रूफ भी नहीं थी। तो इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत जो दिया है उसका जवाब भी उनको देना नहीं। और पड़ेगा। सोलंकी साहब उसके ऊपर ये स्टेटमेंट भी दी है कि मुझे ये खबर थी कि ये होगा और यहीं पर होगा, लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं, मैंने बताया नहीं। तो ये इससे ज्यादा और क्या गैर जिम्मेदारी हो सकती है कि आप अपने साथ साथ कितने लोगों की जान को और खतरे में डाल रहे हैं और बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे। इसको मासूमियत कहें, तजाहुल आरफाना कहें, या इसको क्या कहें, मैं समझने से आ रही हूं। लेकिन मसला ये है कि अच्छी बात यह है कि कम से कम एक बंदा और फिर उसकी निशानदेही पर 2 और बंदे पकड़े गए हैं। अब बात यह है कि 4 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर नहीं दाखिल हो रही। वो तो खुद गिला कर रहे थे, आप भी गिला कर रहे हैं, वो यही गिला थोड़ी देर पहले खुद कर रहे थे। वो कहते जी मैं साबिक वजीर आजम हूँ, मेरी हुकूमत है, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं कट रही। इसलिए कि एफआईआर सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर कटेगी। जो बंदा वहां पे स्पॉट पे पकड़ा गया है वो एडमिट कर रहा है, तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं और आपके दिमाग में जो मुमकिना हमलावर हैं सिर्फ उनके खिलाफ काट दें। देखें, वज़रा आज़म के खिलाफ पहले भी एफआईआर कटी हैं। वज़रा आज़म सियासतदान तो बहुत कमज़ोर चमड़ी के होते हैं ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहीद के खिलाफ भी एफआईआर दाखिल हुई थी। लेकिन आप ये ज़रा सोचें कि आप एक सर्विंग सीनियर फौजी ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर किस बुनियाद पर कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आप पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको खुश करना चाहते हैं। इसके अलावा और आपका क्या मकसद है? क्योंकि जहां शादियाने बज रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। आज के जिस इंटरनेट के दौर में रहते हैं, हमें सब पता चल रहा है कि कौन खुश हो रहा है, कौन ना खुश हो रहा है। अच्छा, तो बात ये जी 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 फरमाइए। जी, मैं जरा कोहिस्तानी साहब से इसी नुक्ते पे कमेंट लेना चाह रही थी कि सर वो तो बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर मिसमैनेजमेंट का इल्जाम लगा रहे हैं, पता नहीं किस पर। वो ये कहते हैं जी कि पंजाब पुलिस कह रही है हम पे बड़े ऊपर से प्रेशर और बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम एफआईआर नहीं काट सकते, उसके लिए भी दबाव है। जो वीडियो लीक की गई है, उन्होंने कहा जी कि आईजी जो पंजाब है उन्होंने कहा है कि शायद ये हैक हुई है वीडियो और फिर लीक की गई है। तो उस पर इमरान खान साहब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि उससे ऐसा लगता है कि ये वीडियो तो शायद इस वाकये से पहले रिकॉर्ड की गई है और फिर हैक हो गई है। अब वो एक बहुत बड़े लेवल की मिसमैनेजमेंट का इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से इल्जाम लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं कोहिस्तानी साहब? कौन दबाव डाल रहा है? देखें, पहली बात कि पंजाब में हुकूमत इनकी थी, पुलिस इनकी अपनी है। जब ये जो शूटर पकड़ा गया है वो उस पुलिस ने पकड़ा है। अगर सिक्योरिटी लेफ्ट है तो उसका जिम्मेवार चौधरी परवेज़ इलाही, चीफ एग्जीक्यूटिव वो है उस सूबे का, वो जिम्मेवार है और कोई पहली जिम्मेवारी उस पर आयद होती है। पुलिस उनके मातहत है और उसका डिस्ट्रिक्ट है जो वजीर उनको नया डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने बनाया है। और थाने पे जो भी कुछ हुआ है तो मैं समझता हूँ ये किसको धोखा दे रहे हैं।
डॉक्टर भी उनके अपने, अस्पताल भी उनके अपने। ये सारा नाटक बनाना, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, जैसे मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा, इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब, हमारी सारी लीडरशिप ने इस वाक़े पे अफसोस का इज़हार किया। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान के एक सियासी हम नहीं समझते। हम बुलेट की सियासत नहीं, हम बेल्ट की सियासत हम चाहते हैं। वोट की पर्ची से आए, वोट की पर्ची से जाए। हम इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, मगर हम तशद्दुद के हिमायती नहीं हैं। तो ये तो सारा कुछ जिस तरह इन्होंने किया है डिज़ाइन, अब शको शुबात जो बढ़े हैं लोगों ने, जिस तरह इन्होंने खुद अपनी बीमारी को मुतनाज़ा बना दिया है। जिस तरह पहले एक गोली लगती है, फिर 4 गोलियां लगती है। 4 गोलियां जिसको लगती है, जिस शख्स को, उसको करीब जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की, वहाँ नहीं लेके जाया जाता है। 3 घंटे सफ़र करके इतनी रिस्क लेके उसको अपनी हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। वो अदालतों के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, मगर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े शौक़ और बड़े जज्बे के साथ उसी तरह दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिल्कुल ठीक है, और अपने घर में जाके तकरीरें करेगा, अदालतों में नहीं आएगा। देखो, जो शख्स इस मुल्क के कानून को या उसका एहतराम ना करे, आइन का एहतराम ना करे, आप देखें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब 2017 में GIT जो बनी, खुद वज़ीर आज़म थे, GIT में पेश नहीं हुए, उसके ख़ानदान पेश नहीं, बार बार एक अफसर के सामने पेश होते रहे। फिर जो फैसले आए उनका एहतराम किया, लंदन से अपनी बेटी को लेकर प्रॉब्लम है सारे मामले में कोहिस्तानी साहब की, जब तक ऑफिशियली FIR लॉन्च नहीं होती सर, तब तक किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कानूनी तौर पे किसी भी किस्म की जो है वो की जाएगी। पंजाब में मामला वैसे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक IG पंजाब भी कह रहे हैं वो काम करने से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बड़ा दबाव है। CCPO लाहौर वाला जो मामला था, विफाक की तरफ से उनको ट्रांसफर का कहा गया, उसके साथ भी कंप्लाई नहीं कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, उनको रिलीज नहीं कर रही है। सो ये तो मामला ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब पंजाब के अंदर कुछ वैसे भी कोई कंफ्यूजन चल रही है। तो ये एक इंसिडेंट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी सर? एक बात हो गई, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहा था, बड़ा दबंग बोलता था मैं बड़ा बहादुर हूँ, वो इतना कम है, अपने ही वज़ीर आला से, अपनी हुकूमत से FIR नहीं करवा सकता, तो छोड़ दे ना। पंजाब हुकूमत क्यों बैठा हुआ है? वज़ीर आला से ले ले इस्तीफ़ा, छोड़ दे, जाके अवाम में वैसे ही सड़कों में बैठा हुआ है, इक़्तिदार से क्यों चिमटा हुआ है, इक़्तिदार को क्यों इंजॉय कर रहा है? बात ये है कि देखें, कोई भी मुझे ये बताया, इनकी जदोजहद शुरू हुई थी साइफर से, साजिश हुई है, उसके पीछे उससे हट गया, फिर बोला कि इलेक्शन कराओ, उससे हट गया, फिर कहता है चीफ ऑफ आर्मी मेरे से नाम लो, 3 नाम मैं लूँगा। अब वो बात, अब आके इसका मुतालबा रह गया है FIR। ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहता है, फसाद फैलाना चाहता है, ना ये इलेक्शन चाहता है, ना इसको, इनका एक ही मकसद है, मुझे कुर्सी पे बिठाया जाए, मुझे इतनी मेजॉरिटी दी जाए। उसके लिए सारे जो ना आइन का एहतराम करेंगे, ना कानून का एहतराम करेंगे, ना कानून के सामने पेश होंगे। अगर देखो, इतना बंदा खतरनाक, जो पहले ये कहता मैं खतरनाक, मैं समझता हूँ वाकई ये खतरनाक बन चुका है। जिस तरह इसकी ज़हनी कैफियत है, उसमें ऐसे शख्स को जो कानून को ना माने, जो कानून के सामने पेश ना हो, उसको हिरासत में लाना चाहिए। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ ये एक खतरा है पाकिस्तान के लिए। इसको जो दी में आता है वो कह देता है। जो हर चीज़ का एक हद होती है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। इस तरह नहीं होता है कि आपकी जो डिमांड हो, भाई आप किस तरह मुतालबा कर रहे हैं। आप अभी पहुंचे थे अस्पताल, आपको पता लग गया, भाई एक मुजरिम कह रहा है कि वो मान रहा है, वो आपके अंडर है, हमारे अंडर, तो आप खुल के बताएं ना। अगर चीफ मिनिस्टर उसका डिस्ट्रिक्ट है तो उनके अंडर IG पुलिस सारी, फिर आज कह रहा है कि उसको उकसाया गया है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। ये जो इल्जाम हमारे लीडर मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि मुझ पर हमला होगा, उसके बाद यही नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। मैं इफ्तिखार साहब से शायद कोई राब्ते में भी इशू है, मैं सोलंकी साहब इसी इशू पर आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ सर, कि ये इन्वेस्टिगेशन भी इस इशू की किस तरीके से आगे बढ़ेगी। एक साइड इमरान साहब की है, वो प्रोजेक्ट करें कि ये मामला है, दूसरी साइड जाहिर है उनके मुखालफीन की है। दोनों में से कौन सही बात कर रहा है? इसका कोई तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। FIR ही नहीं होगी तो आगे कैसे चलेंगे सर? देखें, उनके अपने वजीर आला, उनके अपने महबूब कोट एंड कोट डाकू, वो तो FIR दाखिल नहीं कर रहे। हाँ। तो अब मेरे ख्याल में हम मुराद अली शाह से दरख्वास्त कर लेते हैं कि वो करा लें कि सिंध में कर दे FIR। बस यही एक सूरत है ना। बात यह कि ये अनोखा लाडला जो है वो खेलने के लिए चांद मांग रहा है।
तो अब अगर या तो उनके महबूब वजीर आला और उनकी अपनी पुलिस उनको अपनी पसंद की FIR दे दे, और नहीं तो ये इतना मासूम नहीं है कि अगर आपको ये नहीं मालूम कि अगर पुलिस आपके FIR नहीं काटती तो फिर आप क्या करते हैं, आप अदालत में जाते हैं, और अदालत ने आपको बहुत सारे पहले रिलीफ दिए हैं, तो वो दरवाजा बंद नहीं है, और आपके जो वकला है उनके पाँव में मेहंदी नहीं लगी कि वो वहां ना जाए। कल पीर का दिन है, जाएं और अदालत से जिसके खिलाफ आप FIR दाखिल कराना चाहते हैं उसके लिए दरखास्त दें। सर वैसे आपने खुद ही उनको अनोखा लाडला कह दिया, लेकिन मैं फिर भी मैं सवाल बार बार कर रही हूँ उस प्लेटफॉर्म से कि कोई है पूछने वाला इस सारे मामले के अंदर, इस पूरे इंसिडेंट को जिस तरह मिस हैंडल किया गया है। खान साहब का अपना मेडिको लीगल का पूरा मामला पूरे का पूरा फ्लॉड है, उसके अंदर कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं किया गया। जो उनके एक कारकुन मौजम साहब जो शहीद हुए हैं, उनके पोस्टमार्टम का मामला पूरा लीगली फ्लॉड है, बगैर किसी FIR बगैर किसी कंप्लेंट के उनका एक पोस्टमार्टम करके एक रिपोर्ट इशू कर दी जाती है। ये कोई है जो इन चीजों को पूछने वाला है, उनसे कोई ये सवाल करने वाला है? यशफीन बाकी चीजों को छोड़ दें, हाँ आप मुझे ये बताएं कि अब जिस बंदे को 4 गोलियां लगी हों और उसका खून बह रहा हो, हाँ। उसको आप 150 किलोमीटर दूर जाकर अपने जाती निजी अस्पताल में क्यों जाना चाहते हैं? आप करीबी अस्पताल में क्यों नहीं जाएंगे? ये फैसला किसने किया? अगर वाकई उनको 4 गोलियां लगी थी तो वो ज्यादा खून बह जाने से अगर वो इस दुनिया से चले जाते तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होती? ये कौन लोग हैं, किस तरह की फैसला साजी कर रहे हैं? ये तो अपने केस को खुद मशकूक बना रहे हैं। तो यही मैं कह रही हूँ, सवाल करने वाला कोई नहीं है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए हैं। इफ्तिखार साहब, हम बात करें कुछ जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है उसके ऊपर, उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से सर ये जो गुत्थी है ये सुलझेगी अगर FIR ही नहीं होगी, जो एक बिल्कुल एक प्री रिक्विजिट है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये भी कहिएगा कि इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है जी कि हम मंगल से फिर से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं, लेकिन वो खुद उसमें अभी फिलहाल फिजिकली जो है उनकी प्रेजेंस नहीं होगी, वो वर्चुअली खिताब क्या करेंगे हर रोज। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, जहां तक है इनकी FIR का ताल्लुक, तो मेरा ख्याल है जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होगा तो FIR नहीं कट सकेगी। और दूसरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जो शौकत खानम का नहीं, वो जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो विजिट किया उन्हें भी उन्होंने एग्जामिन नहीं करने दिया। और जो हमारी मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हें कहा कि जो शौकत खानम वाले दे रहे हैं आप इसी पे वो करें। तो एक तो वो मैं समझता हूँ कि उसके पूरा नहीं उतरता कि वो FIR का। दूसरा, अगर आप इसे थोड़ा सा देखें कि सेनेटर इजाज साहब कहते हैं कि जी मैंने एक दिन पहले अहमद चट्टा साहब को भी कह दिया था जो वहाँ पे मेंबर हैं पार्लियामेंट के, और पंजाब गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब यहाँ पर हमला होगा। और खान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि मुझे अंदाजा था कि यहाँ पर हमला होगा। तो तमाम पंजाब के मिनिस्टर्स जो हैं खान साहब के साथ चल रहे थे, उनकी पुलिस, उनके स्क्वाड्स उनके साथ चल रहे थे, जो एलीट फोर्स दी हुई थी वो कम से कम 50 से 60 गाड़ियां पुलिस की और एलीट फोर्स की खान साहब के साथ चल रही थी। और जिस तरह मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी फरमाया कि तमाम जो हमारे साबिक PM हैं उनसे ज्यादा सिक्योरिटी इन्हें दी गई थी सारा। तो इस सूरत हाल में आप ये देखें, और फिर जब ये वकूआ हुआ तो उसके बाद अगर आप जिसने फर्स्ट एड की 1122 के जो एहलकार थे जिन्होंने जाकर फर्स्ट एड की, तो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि एक निशान जरूर था, वो कोई छर्रे का था या किसी चीज का टच किया हुआ, तो उसे मैंने वहां पे जाके वो किया, पट्टी लगाई, और कोई निशान नहीं था। जी बल्कि उन्होंने तो ये भी स्टेटमेंट में कहा है कि उनके गार्ड्स बहुत मिसबिहेव कर रहे थे, हमें धक्के देके उनसे दूर भी किया गया, हालांकि हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे थे। जी हाँ, फिर आप देखें तो शौकत खानम के इंचार्ज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने भी पहले अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्हें एक टांग के ऊपर 2 जगह पे गोलियों के ज़रात हैं मगर गोली नहीं टच हुई, नहीं लगी। तो इसके बाद खान साहब का आना, दोनों पाँव पे प्लस्तर बांध कर इस तरह जिस तरह वो बैटिंग के लिए आ रहे हो, पैड बांध कर, और उन्होंने ये तासुर देना कि जी मेरे तो 2 नहीं 4 गोलियां लगी, जबकि यासीन राशिद साहबा ने मीडिया टॉक में कहा, उन्होंने कहा जी 2 गोलियां लगी हैं उन्हें और 3 हमने निकाल ली हैं गोलियां। उनका जो स्टेटमेंट था वो बड़ा
फनी किस्म का स्टेटमेंट था। और फिर खान साहब खुद कहते रहे हैं पहले दिन से, जब ये लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया कि जी मैं ये इनकलाब हम लेकर आएंगे, चाहे बैलेट के जरिए आए नहीं तो बुलेट के जरिए। तो आप इनका ज़हनी कैफियत का भी अंदाजा लगा लें कि ये चाह क्या रहे थे। अब इन्होंने, आपने कहा कि दोबारा मंगल से इन्होंने ये कहा है कि इफ्तिखार साहब एक सवाल करना चाह रही हूँ यहाँ पर, उस पर कमेंट आप पहले कर दें, फिर इसी पे मैं कोहिस्तानी साहब से भी कहूंगी कि सर मंगल से उन्होंने दोबारा कॉल दे दी है प्रोटेस्ट की। अब सर जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो अवाम उनके साथ आ रहे हैं, वो भी इसी मुल्क के लोग हैं, इसी मुल्क के अवाम है। एक तो ये कि इस सारी सिचुएशन के बाद दोबारा से लोगों को जमा करना, बुलाना, क्या किसी किस्म के फर्दर खतरे में उनको डालने वाली बात है? एक तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि जो हुकूमतें हैं उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि एक तनकीद हुकूमत पर यह हो रही है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये मंगल को जो उन्होंने कॉल का कहा है दोबारा स्टार्ट करने का लॉन्ग मार्च, ये अब 150 किलोमीटर उन्होंने किया जी, 10-11 रोज में हम पहुंचेंगे इधर इस्लामाबाद। जी जी। जबकि आप देखें कि जब पीपल्स पार्टी ने किया था कराची से स्टार्ट, 1400 किलोमीटर हम करके आए थे 10 दिनों में। 27 को शुरू किया था, 8 को हम इस्लामाबाद में थे जी। 36 बड़े शहरों में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने एड्रेस भी किया, तमाम छोटे बड़े शहरों से हम गुजरे भी सही, सारा कुछ। तो इनका लॉन्ग मार्च तो होता है, ये तो मैं समझता हूँ एक कैट वॉक हो रही है कि तकरीबन 4-5 बजे स्टार्ट होता है, 7 बजे ऑफ हो जाता है इनका लॉन्ग मार्च। तो जी जी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो रफ्तार है उसके ऊपर राब्ता हमारा है इफ्तिखार साहब के साथ। जी 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 जी, तो अब अच्छा ठीक है सर, आप इनकी रफ्तार पे कमेंट करें। मैं यही सवाल कोहिस्तानी साहब से पहले करना चाहती हूँ सर, क्योंकि सिक्योरिटी जो है आने वाले लोगों की, जो प्रोटेस्टर साथ आ रहे हैं, वो भी एक कंसर्न है। कुछ एक तनकीद ये हुई है कि फैजाबाद में भी कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो शेलिंग की गई है, आंसू गैस की, और लाहौर में भी लिबर्टी चौक में भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है। तो एक सवाल जो आपके मुखालफिन है वो ये करते हैं कि जो लोग इमरान खान साहब के हक में या उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी इस मुल्क के अवाम है सर, उनको भी राइट है, उन्हें एहतजाज करने दिया जाए। देखें, इमरान खान के दौर में पौने 4 साल में 3 लॉन्ग मार्च हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी लॉन्ग मार्च लेके गए थे, पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च जिसका इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज साहब भी लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद आए थे। एक गंबला नहीं टूटा था, कोई ऐसा मतलब खून ना बाहर, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, ये हर जमहूरी पार्टी का हक होता है। मगर आप इमरान खान का रिकॉर्ड देखें, पहले जब वो 2014 में आया था, जो बात उन्होंने कमेंटमेंट की, फिर 126 दिन बैठा रहा, कितना इस मुल्क की मईशत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। सीपैक को रुकवाया, जो चीन के सदर का दौरा था उसको रुकवाया। तो अब जब 25 मई को आया तब भी उन्होंने एक इकाई लेके अपने सारे वसाइल KPK के GB के लेके हथियारबंद लोग लेके आया और किस तरह आके फोर्सेस के सामने खड़ा हो गया, फिर खुद भाग गया और मासूम वर्करों को छोड़ के चला गया। तो इस वक्त भी आपको पता है कि हमें पूरे इतलात हैं, बल्कि वीडियोस भी आप देखें, इनके वज़रा जो KPK के हैं या कुछ लोग ऐसे इनके सफ़ों में शरपसंद लोग इसके वो जो हैं, इन्होंने एक गैंग बनाई हुई है। ये बिल्कुल ही फाशिस्ट पार्टी बन गई है। वो खुले आम इज़हार कर रहे हैं कि हम असला लेके जाएंगे, हम राना सलाउल्लाह साहब से लड़ेंगे, हम इससे लड़ेंगे, हम अब ये नहीं छोड़ेंगे। तो इनका जो रिकॉर्ड है कोई अच्छा नहीं है। तो अभी इसके लाहौर से निकला है 5 जो पाकिस्तानी है मासूम, जिसमें एक सहाफ़ी भी बेचारी जो हमारी कुलीग आपकी है वो भी इसमें शहीद हो गई, और मासूम शहरी जो है ना वो शहीद। हम कह रहे थे खूनी लॉन्ग मार्च चाहिए। और उसके बाद फैसल वाडा साहब की आपने जो इन्हीं का सेनेटर है, उन पार्टी का सीनियर CC का मेंबर है, उन्होंने आके बात की कि लाशें गिरेगी, और ये लाशें उन्होंने वाजे किया कि PTI में बैठे हुए इमरान खान के आएँ दाएँ बाएँ जो लोग हैं, 5-6 लोग उन्होंने जिक्र किया है कि ये लोग चाहते हैं कि फसाद हो। तो जब फसाद की बात हो, इंतशार की बात हो, दावे की बात हो, पहले भी उन्होंने PTV पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने जो या वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमला करने की कोशिश की गई। इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब भी वो यही चाहते हैं। अब देखें ना, इमरान खान के लिए एक ही ज़ात के लिए चीज़ है कि मैं अगर मेरे पास कुर्सी हो, ऐसी कुर्सी हो जिसमें ना आइन हो ना कानून हो, मैं एक बादशाह बन के सारे अपने मुखालफों को भी कुचल दूँ, उनको जेलों में बंद करूँ, उनको मार दूँ। मैं एक बादशाह बन के फिर मेरे से कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, मेरे से कोई पूछने वाला ना हो, मैं दुनिया से भी लड़ूँ
लड़ूंगा, तमाम दोस्त मुल्कों से भी लड़ूंगा। तो ये So basically आप ये कह रहे हैं कि जो रवैये नहीं है इस तरह की, जी, जो ये एटीट्यूड या रवैया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कहा कि सब लोग मार्च करते रहे। सुलंगी साहब, ये जैसे अभी उन्होंने भी कहा, ये जितने भी कोई 150, 200, 250 किलोमीटर बनते होंगे, ये तय करने के लिए सर 14-15 दिन क्यों रिक्वायर्ड है? क्या वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के इंतजार में है? वो कोई कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो कोई ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो कोई बैक डोर मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हाउ डू यू रीड इनटू दिस सिचुएशन? क्योंकि ये बात मेरे लिए भी बहुत ज्यादा बाइस हैरत है। हमने बड़े लॉन्ग मार्चेस देखे अपने करियर में, ये कोई अनोखी किस्म का मार्च हो रहा है। इमरान खान का जो स्लो मार्च है उसके बहुत वाज़ेह मकासद थे। जो उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो क्या चाहते हैं, वक्त से पहले इंतखाबात और आर्मी चीफ की तैनाती में मेरी राय ली जाए, ये तो बड़े बड़े मकासद थे। लेकिन कुछ छोटे मकासद भी थे। वो ये थे कि जी मेरे साथ बातचीत करें, मेरे साथ कोई मुका करें, मुझे कोई फेस सेविंग दें, मुझे एनआरओ एनआरओ दें जो मेरे खिलाफ जो बहुत सारे सबूत सामने आए हैं, करप्शन के, मिसमैनेजमेंट के और बहुत सारे चीज़ें जो सामने आई हैं, उससे मुझे जो है वो छुटकारा दें। ये उनके सानवी मकासद थे। और इसके लिए ये मार्च स्लो करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि इस अरसे में उनको टाइम मिलेगा कि उनके जो हैंडलर हैं वो किसी तरह से जो हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे कोई राब्ता करके उनको किसी किस्म की कोई रियायत दिलवाएंगे। एक मकसद उसका ये था। दूसरा मकसद ये था कि आप ये देखें कि इन्होंने 27 या 28 का बताया था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। वो 3 दिन पहले क्यों किया? जब अरशद शरीफ साहब के कत्ल की खबर आई तो उन्होंने उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की कि इससे शायद ज्यादा तशद्दुद भड़के और लोग जो है वो एक तरह से अफरा तफरी पैदा हो। इसी तरह से ये जो मौजूदा जो उन पर हमला हुआ है 3-4 रोज पहले, उसका भी उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की कि पूरे मुल्क में कोई आग लग जाए। लेकिन खान साहब को मायूसी हुई है, न उनको एस्टेब्लिशमेंट से कोई घास डाली जा रही है, न हुकूमत उनके गैर आईनी मुतालबात मानने के लिए तैयार है, और न उनकी ये जो ख्वाहिश थी कि पूरे मुल्क में आग लग जाए वो लग जाए। तो अब ये जो फुसफुसा स्लो मार्च जो उनकी गैर मौजूदगी में शुरू होने वाला है मंगल से, उसका मकसद ये है कि ये लोग आराम आराम से धीरे धीरे आके पहुंचे इस्लामाबाद, और वो वक्त आ जाए जबकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए, जब वो ऐलान हो तो उस वक्त खान साहब इस्लामाबाद में हो और वो जो है वो अपनी फतह डिक्लेयर करके और कहें कि जी अब हम जो है वो कोशिश करते रहेंगे। बेसिकली वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के इंतजार में भी हैं और उसके जो है उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये कि इस मुल्क में एक मार्च की वजह से, एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से इतना पॉलिटिकल केओस है कि जो रियल इश्यूज उन पे बात करने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में जिस तरीके से फ्लडिंग हुई है, 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो जेर आब रही, हमने देखा, और अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां से पानी नहीं उतरा। जो रियल इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज, वो दुनिया में किस तरह इंपैक्ट कर रही है, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सारे मामले के अंदर, ये वो इश्यूज हैं जिन पर हमें इस वक्त बात करनी चाहिए। लेकिन हमें, जैसे मैंने कहा कि शायद वक्त और मोहलत नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो क्लाइमेट इंप्लीमेंटेशन समिट के लिए शर्म शेख में मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन 200 के करीब ममालिक जो हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर शिरकत हो रही है। साइड लाइंस पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी और यहां से वो यही नुक्ता लेकर गए हैं कि हम क्लाइमेट जस्टिस पर बात करने के लिए जा रहे हैं, हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए। तो थोड़ा सा मैं वक्त थोड़ा कम ही है प्रोग्राम में, लेकिन इस इशू पर भी बात करना चाहती हूँ। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जोफीन इब्राहिम ने भी हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जोफीन आपका आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो अगर हमारे व्यूअर्स के लिए एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देंगी जोफीन के COP27 ये जो क्लाइमेट इंप्लीमेंटेशन समिट है, इसकी इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान के डेलीगेशन की सरबराही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अस्सलाम वालेकुम यशवीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे हमारे लिए, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रिलीफ से अब हम रिहेबिलिटेशन को पहुंच रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी वजह ये, सबसे खास बात यही है कि इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम एजेंडा पे लॉस एंड डैमेज की बात हो।
हाँ। होगी, जो कि हमेशा से जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो इसको हमेशा से ब्लॉक कर रहे थे। तो इस दफा पहली दफा ये होगी, और इसीलिए आई फील इट इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान, एंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, इज शोज कि हम लोग कितना ज्यादा इसकी अर्जेंसी महसूस कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले कोई थोड़े एक हफ्ते पहले ही हमारी जो पोस्ट फ्लड असेसमेंट आई है उसमें हमने कहा है कि हमारा जो लॉस हुआ है वो तकरीबन हमारा मेरा ख्याल है 16-17 बिलियन डॉलर्स का हुआ है जी। तो हमारे पास जैसे कि पता है वी आर गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारे पास बैक टू बैक हमारी क्लाइमेट इंड्यूस्ड कैटास्ट्रोफीज हुई हैं, तो पैसे तो हैं नहीं। तो हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि ये फोरम COP27 का फोरम ये नहीं है कि हम इट्स नॉट अ डोनर कॉन्फ्रेंस, बट हम अपना मुतालबा कर सकते हैं कि ये जो हमारे साथ जो इतना ज़्यादा वो हुआ है क्राइसिस, वो कैटास्ट्रोफी जो हुई है वो उन ममालिक से हुई है जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो कमीशन की हैं। हम लोग थोड़ा बहुत क्लाइमेट जस्टिस, रेपरेशन, इस किस्म के वर्ड्स अभी यूज करने लग गए हैं। पहली दफा ये मैंने अभी सुने हैं इस दफा पिछले कुछ महीनों से। तो आई थिंक इससे हमने वी हैव बीन पेविंग द वे फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। जैसे शेरी रहमान साहिबा हमारी मिनिस्टर ने बहुत महीनों से इस पे बात करने शुरू किए। इसी तरह हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल जरदारी साहब, इन्होंने भी डिफरेंट फोरम पे इसकी बात कही है। तो जोफिन, लाइक यू सेड कि दिस इज नॉट अ डोनर कॉन्फ्रेंस, व्हिच ऑफ कोर्स इट इज नॉट, ये कोई एक्शन फोरम भी नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन क्या ये एक इस तरह का फोरम है जिसको आप समझती हैं कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू अर्ज द वर्ल्ड कि हम किसी किस्म की कानून साजी करें इस चीज़ के लिए, कि चेक किया जाए उन लोगों को जो कि हिस्सा डालते हैं इस पूरे मामले के अंदर, लेकिन फेस या उसका जो कॉस्ट है वो हम जैसे ममालिक को पे करना पड़ता है। फिर देन अगेन क्या अर्ज करने के लिए भी ये फोरम है कि हमारे जैसे ममालिक की फिर कॉम्पनसेशन होनी चाहिए? खाली कंडेम करने से बात नहीं बनेगी, अब रिड्रेसल का वक्त है, उसकी तरफ फोकस कराने के लिए डू यू थिंक ये अप्रोप्रिएट फोरम है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि एक तो ये फर्स्ट टाइम लॉस एंड डैमेज पे बात होगी, क्योंकि अभी तक वो लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, स्पेशली US एंड द EU, वो हमेशा से इसको हेज कर रहे थे इस टॉपिक को। ये बहुत सालों से बात हुई थी, पिछले साल तो उन्होंने ब्लॉक कर दी थी ये बातें, लेकिन क्योंकि इस दफा एजेंडा पे आ चुकी है और हम शेयर भी कर रहे हैं G77 प्लस को चाइना, तो वी हैव अ ह्यूज बैकिंग ऑफ फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल्सो द आइलैंड नेशन। तो आई थिंक कि हमारे पास बहुत अच्छा फोरम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो मिनिस्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा जाने से पहले ही काफ़ी हद तक पीपल हैव बीन फॉलोइंग हर, पीपल शी हैज बीन नोटिस्ड। तो मुझे लगता है कि वी हैव अ वेरी गुड चांस। शी इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, शी नोज व्हाट शी इज गोइंग टू से एंड शी विल गेट समथिंग डन। जो डन करना है वो ये है कि जो लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी फंड है उसको एक तरह से उसको अब बनाना है। बिल्कुल ठीक है, और उसको हाईलाइट करना है। दिस इज द राइट फोरम। हमारे साथ रहे सोलंकी साहब भी मौजूद है। सर, शेरी रहमान साहिबा, जैसे अभी जोफीन ने भी पॉइंट आउट किया, उनका बड़ा काम है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो इस इशू को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं, इस पर बात करती हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डेलीगेशन का हिस्सा है, प्राइम मिनिस्टर इसको लीड कर रहे हैं और वो बार बार पहले भी कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं कि हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए। फोरम की इंपॉर्टेंस इस डेलीगेशन की से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वहां पर हमारी जो नुमाइंदगी होगी, आप समझते हैं इंशाल्लाह भरपूर होगी? मेरे ख्याल में दुनिया भर किया जो मीडिया है उसने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है जो कि माहौलियाती तब्दीली से मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पर जो अभी जो हमारे पास जो बारिशों और सैलाब से जो तबाही आई है उसका इदराक किया है, दुनिया के तमाम लीडर्स ने इसका इदराक किया है। और मेरे ख्याल में ये हकीकत कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस इवेंट के वाइस चेयर होंगे, ये एक बहुत अहम बात है। ये एक तरह से इसको तस्लीम किया गया है। हमारी जो अच्छी बात है, खुशकिस्मती है कि शेरी रहमान साहिबा जो एक मंझी हुई सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन और सफारतकार हैं, उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि दुनिया भर का जो मीडिया है
वो उनका जिक्र कर रहा है उन अहम शख्सियात में जो कि इस मुहिम को चला रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इस काबिल है कि वो इस मसले पर कोशिश करेगी। और यहाँ भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। पाकिस्तान में क्लाइमेट काउंसिल जो है उसकी मीटिंग हुई है जो कि बहुत अहम है। तो हमें जहाँ दुनिया के मुल्कों को कायल करना है वहाँ हम अपने तौर पर भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जोफीन आपको ज़्यादा बताएंगे कि बहुत कुछ और मज़ीद हम अपने मुल्क के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तब्दीली है ये हमारी ख्वाहिश से रुकने वाली नहीं है। तो उसके लिए क्या हम एहतियाती तदाबीर करेंगे, हम अपनी पूरी कौमी पॉलिसीज को कैसे तब्दील करेंगे डेवलपमेंट की। बिल्कुल, तो दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन जोफीन से। इसी पे मैं कमेंट लेना चाह रही हूँ कि कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें एक तो जिनको वहां जाकर हाईलाइट करने की जरूरत है कि दुनिया को मजीद क्या करने की जरूरत है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें खुद इंटरनली अपने तौर पर करने की जरूरत है। बिकॉज लाइक सुलंगी साहब सेड कि ये मसला कहीं रुक तो नहीं रहा, रुकने वाला तो नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका आगाज हो चुका है। हमने दुनिया ने बड़ा डिनाई करके देख लिया, लेकिन अब उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। जी यशवीन, बहुत अपने एक जो क्वेश्चन पूछा है इसका भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकती हूँ। बिकॉज इसी कॉन्फ्रेंस पे हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो एक लॉन्च करेंगी लिविंग इंडस इनिशिएटिव, और इट इज एन बिटवीन 11 and 17 बिलियन डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट है इस पे। इसमें 25 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 15 जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर फ्लड रिलेटेड, उनकी फ्लड मैनेजमेंट के लिए हैं। और ये प्रोजेक्ट हम इसको लिविंग इंडस इसलिए बोलते हैं कि आप जैसे समझती हैं कि इंडस जो है दरियाई सिंध वो हमारी एक ब्लड लाइन है पाकिस्तान के लिए, और उसको सेव करना है। वो बहुत स्ट्रेस में आई हुई है, उसकी कंजर्वेशन और उसकी रेस्टोरेशन की जरूरत है। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक के ये पूरा रिवर को एड्रेस करता है, और इसके इर्द गिर्द समझे पूरा पाकिस्तान ही इसमें शामिल हो जाता है। और ये 25 प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और ये नहीं है कि ये अभी होंगे शुरू, इसमें बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चले आ रहे हैं, जिससे पहले से काम हो रहा था। पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पे काम किया था। और द गुड थिंग इज कि इसको लॉन्च किया जाएगा। अगेन ये डोनर फोरम नहीं है, लेकिन इसको लॉन्च करके इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है कि अगर इसमें से कोई चीज भी आपको पसंद आ रही है, कोई मल्टीलैटरल को भी पसंद आ रहा है, तो वो इसको उठा ले और हमसे ये प्रोजेक्ट लेके और कहे कि हम ये करेंगे। तो ये हमारे लिए और शरी रहमान साहबा के लिए नंबर 1 आइटम एजेंडा होगा उनका, इसको शोकेस किया जाए। और आई थिंक ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि SDGs के साथ डायरेक्टली लिंक करता है। बिल्कुल एंड ऑफ कोर्स जो हमारा कॉज है उसको भी हेल्प करेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीक हम लोग पाकिस्तान टेलीविजन पे इस पे बात भी करेंगे, ट्रांसमिशन भी करेंगे। जोफीन आपको उसके लिए भी जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में जो है वो वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद इन इशूज़ पर और बात करते। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सुलंगी साहब आपका, सर आपके वक्त के लिए। खेलदास कोहिस्तानी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए भी। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब और जोफीन इब्राहिम के शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में जिन शुरुका ने हमें वक्त दिया। नुक्ता इतराज़ से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।